Assalamu alaikum. First year mathematics, chapter 3, matrices and determinants. Let's start its MCQs discussion. Bismillahirrahmanirrahim. MCQ 1. The cofactor of an element A1j denoted by capital A1j equals to minus 1 raised to power j mj, minus 1 raised to power 1 plus j m1 plus j, minus 1 raised to power 1 plus j m1j, minus 1 raised to power 1j m1j. जब भी आपने मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को फैक्टर फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप ये देखा करें कि वो एलिमेंट मैट्रिक्स में किस पोजीशन पे मौजूद है। जैसे यहाँ जिस एलिमेंट का हमें को फैक्टर चाहिए वो A1j है। यहाँ जो इंडिसेस हमें नजर आ रहे हैं 1j, ये असल में इसकी पोजीशन को शो कर रहे हैं। इसमें ये जो पहले वाला ये रो को शो कर रहा है और जो दूसरे वाला इंडेक्स है ये कॉलम को शो कर रहा है। यानी ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है। अब हम इसके को फैक्टर को फाइंड करना देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। हमें को फैक्टर चाहिए A1j का। डिनोट किस तरह से किया जाएगा इसके को फैक्टर को? कैपिटल ए के साथ। यानी ये एलिमेंट है, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये एलिमेंट है और ये इसका को फैक्टर है। किसके इक्वल होगा? सबसे पहले आपने -1 लिखना है और उसके बाद -1 की पावर में इन इंडिसेस का सम ले लेना है। 1 प्लस j हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसको इस एलिमेंट के माइनर के साथ। किसी भी एलिमेंट का माइनर किस तरह से फाइंड करना है? वो एलिमेंट जिस रो में मौजूद होगा और जिस कॉलम में मौजूद होगा उन दोनों को छोड़ के जो बाकी मैट्रिक्स आपके पास बचेगा उसका अपने डिटर्मिनेंट लेना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो ऑर्डर 3x3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और हमें कहा जाए कि आपको फैक्टर फाइंड करें इस एलिमेंट का, ठीक है, A13। तो इसके जो को फैक्टर होगा उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल A13 से। और फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा कि हमें -1 लिखना होता है सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या करना है, -1 की पावर में इन इंडिसेस का सम लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3 और हमने क्या करना था, इसे मल्टीप्लाई करना था इस एलिमेंट के माइनर से। इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, M13। अब हमें ये देखना है कि माइनर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। असल काम जो हमारा यहाँ से सीखना है कि हमें माइनर कैसे कैलकुलेट करना है। ये 4 बन जाएगा। माइनर कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने बताया कि एलिमेंट जिस रो में मौजूद होगा उसको छोड़ दें और जिस कॉलम में मौजूद होगा उसे छोड़ दें। A13 फर्स्ट रो में मौजूद था और थर्ड कॉलम में था, इन दोनों को छोड़ दिया। जो बाकी एलिमेंट बचे उनके साथ आपने जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लें। बाकी क्या बचा आपके पास, A21, A22, A31, A32, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। को फैक्टर फाइंड करना है अभी हमने देख लिया, ये फॉर्मूला हो गया को फैक्टर को। और यहाँ से हमने माइनर भी चेक कर लिया कि किसी भी एलिमेंट का अगर आप माइनर फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरह से किया जाता है। अब सिंपली ये डिटर्मिनेंट यहाँ से आप फाइंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी यहाँ से बनेगा यहाँ 1 ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से वही आपके पास इस एलिमेंट A13 का क्या होगा, को फैक्टर होगा। इस तरह से को फैक्टर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब हमें A1j का बताना था तो उसका जो को फैक्टर बना वो क्या बना, -1 raised to power 1 plus j और M1j। तो देखते हैं कहाँ मौजूद है। ऑप्शन ए को देखें, -1 raised to power j mj। अब यहाँ -1 की जो पावर है उसमें सिर्फ j है, जबकि हमें जो पावर है उसमें क्या नजर आ रहा है, 1 plus j आपको नजर आ रहा है। यानी 1 भी होना चाहिए था क्योंकि हमें इंडिसेस का सम करना होता है -1 की पावर में, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखें, -1 raised to power 1 plus j, यहाँ तक ठीक है। आगे देखें M1 plus j, तो यहाँ हमें इंडिसेस का सम नहीं चाहिए होता। यहाँ तो आपने सिंपली दोनों इंडिसेस को लिखना होता है जैसे आपके पास उस एलिमेंट के साथ लिखे होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखें, -1 raised to power 1 plus j M1j, जी ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ऑप्शन डी में क्या मसला है, -1 raised to power 1j। अब यहाँ देखें, यहाँ एलिमेंट हमने जो इंडिसेस थे उनको ऐड करना था, यहाँ ऐड नहीं हो रहे तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा क्या जो है वो को फैक्टर किस तरह से फाइंड किया जाएगा, -1 लिखना है सबसे पहले, पावर में आपने इंडिसेस का सम करना है और आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना है एलिमेंट के को फैक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ A and B are non-singular matrices then AB whole inverse equals to 1 over AB, B inverse A inverse, A inverse B inverse AB। तो जब आपके पास
मैट्रिसेस के इनवर्स की बात की जाएगी तो हमेशा जो मैट्रिसेस होंगे वो नॉन सिंगुलर होंगे, क्योंकि अगर आपके पास मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर ना हो तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि इनवर्स की बात की गई है तो साथ ये भी बताया गया है कि जो मैट्रिसेस है वो नॉन सिंगुलर है। अब हमें ए बी होल इनवर्स देखने हैं कि वो किसके इक्वल होगा। जब आप दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेते हैं और उसका इनवर्स आप निकालना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, रिवर्सल लॉ होल्ड करता है। यानी जो मैट्रिक्स आपके पास बाद में लिखा होगा उसका इनवर्स पहले आ जाएगा, और जो पहले लिखा उसका इनवर्स बाद में, तो ये इसके इक्वल होता है। तो ये प्रूव करना मुश्किल नहीं है कि जो ए बी होल इनवर्स है इसका जो इनवर्स है वो इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो वेरी इजी टू प्रूव, हम इसे कर लेते हैं। आपको पता है जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है जवाब में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब आप ए बी को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या किया जा सकता है, ये देखें, आप प्री मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं आप ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के साथ ये आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा, ए बी ये वाला, और ए बी इनवर्स एज इट इज। और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया हमने दोनों साइड पे ए इनवर्स के साथ ही आ जाएगा। अब आप देखिए ए इनवर्स को इसके साथ एसोसिएट करेंगे तो ये आपके पास ए इनवर्स ए आ गया, ठीक है। बी यहाँ पे एज इट इज ए बी होल इनवर्स, और यहाँ ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको ए इनवर्स ही मिलेगा। अब देखिए इनवर्स को जब आप मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो यहाँ से आइडेंटिटी बन जाएगा बी मैट्रिक्स एज इट इज, और यहाँ से ए बी इनवर्स बी एज इट इज, और यहाँ आपके पास ए इनवर्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स के साथ तो यहाँ से आपके पास बी मैट्रिक्स ही आएगा, ए बी होल इनवर्स ए इनवर्स आ गया। अब आप क्या करें, हमें क्योंकि ए बी इनवर्स की वैल्यू चाहिए, यानी हमें इस बी मैट्रिक्स को भी यहाँ से खत्म करना है। बी क्योंकि नॉन सिंगुलर है लिहाजा दोनों साइड पे आप बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इनवर्स के साथ दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स बी ए बी होल इनवर्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं बी इनवर्स जब बी के साथ ऑपरेट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी, इस बी इनवर्स बी की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ए बी इनवर्स एज इट इज, और यहाँ हमारे पास क्या बन चुका है, बी इनवर्स ए इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इनवर्स को तो ये आपके पास ए बी इनवर्स ही मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब आपके पास दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है उसका जो इनवर्स होता है वो इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। जो मैट्रिक्स बाद में लिखा होगा उसका इनवर्स पहले आएगा, और जो पहले लिखा है उसका बाद में। रिवर्सल लॉ जो है वो इसमें होल्ड करता है, इनवर्स। नेक्स्ट MCQ 3, इफ द मैट्रिक्स lambda 4 1 2 is singular then, इसमें हमें क्या करना है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको गिवन ये है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। जब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है कब होता है, कोई मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए गिवन है और सिंगुलर होगा अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए। अब आपको गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है लैम्डा 4 1 2, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेंट को आप इक्वल्स टू 0 रख लें। अब आप इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट लेंगे तो किस तरह लिया जाता है, 2 क्रॉस 2 का, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2 लैम्डा। फिर आपके पास माइनस आता है, माइनस लगाया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 2 लैम्डा यहीं पे रहेगा, -4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो 4 आ गया। अब आपको क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चाहिए 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 4/2 मिलेगा आपको यहाँ से, और कैंसिल करने पे लैम्डा की जो वैल्यू आई वो क्या आई, लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद देखें MCQ 4, if A is a matrix of order 3 cross 4 then the order of A transpose is 4 cross 3, 3 cross 4, 4 cross 4 और 3 cross 3। ये एक पास पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए आप प्रोडक्ट का ऑर्डर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए हमारे मैट्रिक्स ए जो गिवन है उसका ऑर्डर देखें सबसे पहले।
क्या है उसका ऑर्डर 3x4। अब आपने जो प्रोडक्ट लेना है जिन मैट्रिक्स का उनका ऑर्डर देखें, ए का ऑर्डर हो गया 3x4। अब हमें ए ट्रांसपोज का ऑर्डर भी पता होना चाहिए। जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको पता है जो रोज होती हैं, जो कॉलम होते हैं वो रो में चेंज हो जाते हैं और रोज कॉलम में, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। तो 4x3 ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास ट्रांसपोज का। क्या हुआ, जो कॉलम थे वो रोज बन गई और जो रोज थी वो कॉलम बन गई। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर देख लिया है। अब आप इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं, हमें ऑर्डर चाहिए ए ट्रांसपोज का। तो जब भी आपने दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ऑर्डर फाइंड करना हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो क्या बनता है आपके पास, जो पहला मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यहाँ इसका ऑर्डर 3x4 है, इसका 4x3। पहले मैट्रिक्स की आपने रोज ले लेनी है और दूसरे मैट्रिक्स के आपने कॉलम की तादाद ले लेनी है। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर बन जाएगा। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, जो पहले वाला मैट्रिक्स है प्रोडक्ट में उसकी रोज और जो दूसरे वाला है उसकी कॉलम, उनका जो है जो क्रॉस होगा वो आपके पास ऑर्डर होगा प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 5 है। इफ a इक्वल्स टू 2613 2163 देन कोफैक्टर ऑफ 6 इज। अब हमें मैट्रिक्स गिवन है, कोफैक्टर फाइंड करना है हमें 6 का। तो कोफैक्टर का अभी हमने जो है वो प्रोसीजर देखा था किस तरह से हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले काम क्या था कि आप ये देखें 6 जो है वो मैट्रिक्स में किस पोजीशन पे मौजूद है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड रो है और कॉलम फर्स्ट है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे वही कोफैक्टर का। अगर आपको 6 का कोफैक्टर चाहिए तो वो किसके इक्वल होगा, -1 लिखेंगे सबसे पहले। पावर में क्या करेंगे, इन इंडिसेस का सम ले लेंगे 2 + 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 6 के माइनर से। और माइनर फाइंड करने का क्या तरीका था कि ये एलिमेंट जिस रो का होगा उसको खत्म कर दे। ये इस रो का है, खत्म कर दिया, और जिस कॉलम में मौजूद है उस कॉलम को खत्म कर दे। जो बाकी एलिमेंट बचेंगे उनके साथ जो मैट्रिक्स बनेगा उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। यहाँ आपके पास सिंपल 1 ही बचा है, तो ये आपके पास क्या गया, -1 का की पावर में क्यूब आ जाएगा। और जब जब आपके पास डिटर्मिनेंट में सिंगल एलिमेंट होता है तो वही एलिमेंट उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो इटसेल्फ ही होता है। यानी इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास 1 ही आ जाएगा। -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर -1 आ गया आपके पास। तो -1 हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास हमारे 1x1 का मैट्रिक्स गिवन है। एंट्रीज में सिर्फ 0 मौजूद है। ये मैट्रिक्स क्या है, इस मैट्रिक्स स्क्वायर, यूनिट, रेक्टेंगुलर और स्केलर। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स की। अब आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, यानी रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यूनिट, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है बल्कि ये एक नल मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखिए, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर कैसा मैट्रिक्स होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ रोज होती है मैट्रिक्स की वो इक्वल नहीं होती नंबर ऑफ कॉलम्स की। तो यहाँ तो हमारी इक्वल आ रही है, तो रेक्टेंगुलर भी नहीं हो सकता। और स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स हम कहते हैं एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो नॉन जीरो होती है और सेम होती है। तो फिर यहाँ तो हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है, ये हमारे पास जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है जो कि 1 है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 7 है। इफ a इक्वल्स टू x1 1 1 and a mod equals to determinant of a equals to 1 then x equals to। अब इसमें हमें मैट्रिक्स गिवन है और साथ एक कंडीशन दी गई है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 1 है। तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है वो आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1। अब आप क्या करें, जो मैट्रिक्स गिवन है a उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, x1 1 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे a की वैल्यू जो मैट्रिक्स a था उसे पुट कर दिया है। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो x -1 आ जाएगा इक्वल्स टू 1। ये -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी आपको यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 2। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ 8।
If each element of a matrix is zero, then it is called null matrix, identity matrix, scalar matrix और diagonal matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहते क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो आपके पास 1 1 होती है, बाकी सारी जीरो होती है. स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं कह सकते क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो सेम होती है और नॉन जीरो होती है. ठीक है, और यहाँ तो सारे के सारे ही जीरो है. ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं होगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम एक डायगोनल एंट्री आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए, जबकि यहाँ कहा गया कि तमाम की तमाम एंट्रीज या एलिमेंट आपके मैट्रिक्स के जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा. जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQ 9 है. इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन A इनवर्स होल इनवर्स इक्वल्स टू A ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज माइनस A. जब आपके पास कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो, आप उसके इनवर्स का जब दोबारा इनवर्स फाइंड करते हैं तो वही मैट्रिक्स A आपके पास वापस आ जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. इसे प्रूव भी किया जा सकता है. देखिए, हमें पता है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. ठीक है, तो यहाँ हमें ए इनवर्स के बारे में बात करनी है. इसका मतलब ए इनवर्स को जब उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. ठीक है, यहाँ हम ए इनवर्स के लिए चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए आपने क्या किया, ए इनवर्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा. अब देखें, अगर हम इसे प्री मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे मैट्रिक्स ए के साथ तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स होल इनवर्स एज इट इज, और यहाँ पे आपके पास हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया. मैट्रिक्स ए के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे. अब आप देखें, इन दोनों को एसोसिएट करेंगे, ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये ए इनवर्स होल इनवर्स एज इट इज. और जब मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा. अब आइडेंटिटी के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास ए इनवर्स का इनवर्स एज इट इज, यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स ए था और ये आपके पास क्या आ गया, इक्वल्स टू ए. तो ये हमने प्रूव कर लिया कि जब आप एक मैट्रिक्स के इनवर्स का दोबारा इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही जो है आपके पास वापस आ जाता है. नेक्स्ट देखें, द ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल्स नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स. हमारे पास अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज हम लें तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहता है, उस पर फर्क नहीं पड़ता. तो इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं. आप क्या करें, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स लिख लें. फॉर एग्जांपल मैं डायगोनल मैट्रिक्स ले लेती हूँ एक, यहाँ में ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी. अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज होती है, नॉन जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सारी जीरो होती हैं, और आपके पास जितनी भी एंट्रीज होंगी वो आपके पास डायगोनल में मौजूद होती हैं, और कम से कम आपकी एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए. ठीक है, ये इन सारों का जो है वो नॉन जीरो होना जरूरी नहीं है डायगोनल की एंट्रीज का, कम से कम आपकी एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, तो ये मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा. अब मैंने जो लिया वो मैंने सारे ही नॉन जीरो ले लिए. आप यहाँ पे ए बी सी सबको जो है वो नॉन जीरो में ले रही. आप जो है वो इसको जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी एंट्रीज नॉन जीरो, कोई एक जो है वो कम से कम आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा. अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए. जब आप ट्रांसपोज लेंगे आप इसका तो ये आपके पास क्या बनेगा, ट्रांसपोज लेने से रोज कॉलम बन जाती है. ये आ जाएगा ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ये आ गया. देखिए, अब आप चेक कर सकते हैं ट्रांसपोज लेने के बाद भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है. ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहता है. अच्छा, ये तो बात थी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स था और उसका ट्रांसपोज एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया. लेकिन अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स ना भी हो तो भी जब आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं उस मैट्रिक्स का, तो जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो अपनी जगह से नहीं हिलती, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही मौजूद रहती है डायगोनल में. इसको भी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ. देखिए, अगर हमारे पास मैट्रिक्स हम ले लेते हैं A1 1, हम इसी को ले लेते हैं 1 2 A1 3 2 1
2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। आप ले लें इसका ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा रोज कॉलम बन जाएंगी 1 2 1 3, ये आ जाएगा 2 1 2 2 2 3, और आ जाएगा आपके पास 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है। हम चेक कर रहे थे। जी ये देखिए हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद ये हमारा मैट्रिक्स बन चुका है। आप चेक कर सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद जो डायगोनल एंट्रीज है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जहां मौजूद थी अब भी वही मौजूद है। ये देखिए यहाँ जो डायगोनल एंट्रीज थी A11 A22 A33, जो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आया है, इसमें चेक करें डायगोनल एंट्रीज वही मौजूद है अपनी पोजीशन पे, ये चेंज नहीं हुई, बाकी जो एलिमेंट्स है वो चेंज हो जाते हैं। ट्रांसपोज लेने से डायगोनल एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो मैट्रिक्स में जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसमें जहाँ जो मौजूद होती हैं वही ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही रहती हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिलती, बाकी एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं ट्रांसपोज लेने से। ठीक है। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तो भी डायगोनल एंट्रीज पे कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है, तो उसने फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स ही रहना है। ठीक है। नेक्स्ट MCQ 11, if A is non-singular matrix then A inverse equals to। ये पास्ट पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इनवर्स फाइंड करने का इसमें हमें फॉर्मूला बताना है। जब भी आपने किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अब आपको यहाँ से ये बात भी समझ आएगी कि नॉन सिंगुलर सिंगुलर क्यों कहा जाता है जब भी आपने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो। क्योंकि आप देखिए जो ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है उसमें हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं। डिटर्मिनेंट इस वजह से नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो फिर तो आप इसको डिफाइन ही नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इनवर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट देखें, द मैट्रिक्स 1 0 0 2 इज कॉल्ड आइडेंटिटी, नल, स्केलर और डायगोनल। अब आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में आपके पास 1 1 होते हैं और ऑफ डायगोनल एंट्री 0 होती है। तो यहाँ अगर इसको आइडेंटिटी बनना था तो यहाँ 2 के बजाय 1 होना चाहिए था, तो ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ आपके पास 2 आ रहा है। नल नहीं है क्योंकि नल मैट्रिक्स कैसा होता है जिसकी तमाम एंट्रीज जो होती हैं वो जीरो होती हैं। यहाँ तो आपको नॉन जीरो एंट्रीज नजर आ रही है 1 और 2, तो ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती है और नॉन जीरो होती है। अब आप ये देखें कि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये स्केलर नहीं है क्योंकि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज है वो सेम ही नहीं है। ठीक है। तो ये स्केलर नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स ये है क्योंकि हमारे पास इसमें डायगोनल एंट्रीज हैं और नॉन जीरो एंट्रीज हैं, और बाकी आपके पास जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज है वो सारे जीरो हैं, और सिर्फ आपके पास डायगोनल में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मैं फिर से आपको रिकॉल करवाती हूँ कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसकी जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज होती है वो सारी जीरो होती है, और जो डायगोनल एंट्रीज होती है कम से कम उनमें से एक एंट्री का नॉन जीरो होना जरूरी है। सारी भी नॉन जीरो हो सकती है लेकिन कम से कम आपका क्या होना चाहिए, एक एंट्री कम से कम नॉन जीरो जरूर हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है।